बड़ीरागुआटो के छोटे से ग्रामीण कस्बे ला टूना में हुआ था। उनके माता पिता एमिलियो गुज़मैन बुस्टिलोस और मारिया कॉन्सुएलो लोएरा पेरेज थे। परिवार बहुत गरीबी में रहता था। उसके पास बहुत कम संसाधन थे और यह क्षेत्र पहले से ही नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी के लिए कुख्यात था। गुज़मैन 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और ऐसे वंचित वातावरण में उनकी परवरिश ने उनके शुरुआती वर्षों और महत्वाकांक्षाओं को आकार दिया। उनके पिता के बारे में बताया जाता है कि वे एक पशुपालक थे। हालांकि कुछ खातों से पता चलता है कि एमिलियो गुज़मैन अफीम की खेती में भी शामिल थे, जो एक ऐसी फसल है जिसका क्षेत्र के बढ़ते ड्रग व्यापार से गहरा संबंध है। कम उम्र में ड्रग्स के साथ इस जुड़ाव ने जोआक्विन के भविष्य के नार्को ट्रैफिकिंग करियर की नींव रखी। कठोर परिस्थितियों के बावजूद गुज़मैन की मां को एक कट्टर कैथोलिक कहा जाता था, जिन्होंने अपने बच्चों में पारंपरिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि आर्थिक दबाव और जल्दी पैसे कमाने का लालच जल्द ही युवा जोआक्विन के लिए बहुत लुभावना साबित हुआ। छोटी उम्र से ही गुज़मैन को अवैध गतिविधियों से अवगत कराया गया था, जो बाद में उसके जीवन को परिभाषित करने वाली थी। सिनालोआ में मारिजुआना और अफीम की खेती के लंबे इतिहास वाले क्षेत्र में ड्रग तस्करी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। इस क्षेत्र में पले बड़े बच्चे अक्सर ड्रग तस्करों को स्थानीय नायक के रूप में देखते थे, जो ड्रग व्यापार में शामिल होने के कारण गरीबी से अमीरी की ओर बढ़े थे। इस माहौल ने उसके परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के साथ मिलकर गुज़मैन की शुरुआती महत्वाकांक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुज़मैन के शुरुआती साल गरीबी और औपचारिक शिक्षा की कमी से गुजरे। बचपन में वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, मारिजुआना और अफीम की खेती करता था। यहीं पर उसने ड्रग व्यापार की मूल बातें सीखी, खेती से लेकर वितरण तक। उसकी औपचारिक शिक्षा सीमित थी और जब वह किशोर हुआ तो उसने पूरी तरह से स्कूल छोड़ दिया था। इसके बजाय उसने अपना ध्यान संगठित अपराध की दुनिया में लगाया, ताकि वह अपने बचपन को परिभाषित करने वाली गरीबी से बच सके। गुज़मैन को बचपन से ही महत्वाकांक्षी माना जाता था, जबकि इस क्षेत्र के अन्य बच्चे अपने माता पिता की तरह ही जीवन जीने में संतुष्ट थे। मजदूरी या छोटे मोटे किसान के रूप में काम करते थे। गुज़मैन कुछ और चाहता था। वह अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए दृढ़ था और जल्द ही उसे मेक्सिको के सबसे कुख्यात ड्रग लॉर्ड्स में से एक, मिगुएल एंजेल फेलिक्स गैलार्डो, जिसे एल पैड्रिनो के नाम से भी जाना जाता है, में एक गुरु मिल गया। फेलिक्स गैलार्डो ग्वाडलजारा कार्टेल का मुखिया था और उसके संरक्षण में गुज़मैन ने ड्रग व्यापार के रैंकों पर चढ़ना शुरू कर दिया। गुज़मैन ने पहली बार गंभीर आपराधिक गतिविधियों में तब कदम रखा जब वह अभी किशोर था। सिनालोआ क्षेत्र के कई युवा पुरुषों की तरह उसने ड्रग तस्कर के रूप में काम करना शुरू किया, जो सीमा पार संयुक्त राज्य अमेरिका में मारिजुआना की छोटी मात्रा का परिवहन करता था। इन शुरुआती तस्करी कार्यों से मिलने वाला पैसा मामूली था, लेकिन यह उसके गृहनगर में कानूनी काम से मिलने वाले पैसे से कहीं ज्यादा था। 1970 के दशक के अंत तक गुज़मैन ने मारिजुआना की छोटी मात्रा की तस्करी से लेकर पूरे तस्करी के संचालन की देखरेख करना शुरू कर दिया। ड्रग व्यापार में उनका उत्थान उनके निर्दयी स्वभाव और रसद की गहरी समझ के कारण संभव हुआ। गुज़मैन अपनी कार्यकुशलता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक हिंसा का उपयोग करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। बहुत जल्द ही उन्होंने मैक्सिकन ड्रग व्यापार के प्रमुख खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित कर लिया, जिसमें फेलिक्स गैलार्डो भी शामिल थे। फेलिक्स गैलार्डो के मार्गदर्शन में गुज़मैन ने अपनी आपराधिक गतिविधियों में विविधता लानी शुरू कर दी। वह जल्द ही मारिजुआना के अलावा कोकीन, हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन की तस्करी में शामिल हो गया। एक विश्वसनीय और निर्दयी तस्कर के रूप में गुज़मैन की प्रतिष्ठा बढ़ी और उसे बड़े और अधिक लाभदायक ऑपरेशन सौंपे गए। हालांकि 1989 में फेलिक्स गैलार्डो की गिरफ्तारी के बाद उसकी असली ताकत में इजाफा हुआ। 1989 में फेलिक्स गैलार्डो की गिरफ्तारी ने मैक्सिकन ड्रग व्यापार में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उनकी गिरफ्तारी ने सत्ता में शून्यता ला दी और एक बार एकजुट हुआ ग्वाडलजारा कार्टेल छोटे अधिक प्रतिस्पर्धी संगठनों में विभाजित होने लगा। गुज़मैन, जो कार्टेल में एक भरोसेमंद लेफ्टिनेंट था, ने इसे सत्ता पर कब्जा करने के अवसर के रूप में देखा।
अपने सहयोगियों इस्माइल एल मेयो छाम्पाडा और हेक्टर एल गुएरो पाल्मा के साथ गुज़मैन ने सिनालोआ कार्टेल का गठन किया, जो जल्द ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रग तस्करी संगठनों में से एक बन गया। गुज़मान के सत्ता में आने के बाद प्रतिद्वंद्वी कार्टेलों के साथ कई क्रूर युद्ध हुए, जिनमें एरेलानो फेलिक्स भाइयों के नेतृत्व वाला तिजुआना कार्टेल भी शामिल था। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप मेक्सिको में व्यापक हिंसा हुई, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई, क्योंकि कार्टेल प्रमुख तस्करी मार्गों पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। हालांकि गुज़मान एक चतुर रणनीतिकार साबित हुआ, जिसने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए हिंसा, रिश्वत और गठबंधनों के संयोजन का इस्तेमाल किया। गुज़मैन की सफलता में एक मुख्य कारक अमेरिका मेक्सिको सीमा के पार ड्रग्स की तस्करी के लिए उसका अभिनव दृष्टिकोण था, जबकि अन्य कार्टेल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थे, जैसे वाहनों में ड्रग्स छिपाना या उन्हें मानव खच्चरों के साथ सीमा पार भेजना। गुज़मैन ने सुरंगों के उपयोग का बीड़ा उठाया। इन भूमिगत मार्गों ने सिनालोआ कार्टेल को भारी मात्रा में ड्रग्स को बिना पकड़े संयुक्त राज्य अमेरिका में ले जाने की अनुमति दी। सुरंगें, जो अक्सर प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन और रेल प्रणालियों से सुसज्जित थीं, गुज़मैन की रसद प्रतिभा और अपने संचालन में भारी निवेश करने की उनकी इच्छा का प्रमाण थी। 2000 के दशक की शुरुआत में सिनालोआ कार्टेल ने खुद को वैश्विक ड्रग व्यापार में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। गुज़मैन ने दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक फैले एक साम्राज्य को नियंत्रित किया। उसका कार्टेल कोकेन, हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन और मारिजुआना की भारी मात्रा के उत्पादन और वितरण के लिए जिम्मेदार था, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बन गया। जोआकिन गुज़मैन के आपराधिक करियर का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वह पकड़े जाने से बच निकलने की असाधारण क्षमता रखता था और एक बार पकड़े जाने के बाद मेक्सिको की कुछ सबसे सुरक्षित जेलों से भाग जाता था। उसकी पहली बड़ी गिरफ्तारी 1993 में हुई थी, जब उसे ग्वाटेमाला में पकड़ा गया और मेक्सिको को प्रत्यर्पित किया गया। गुज़मैन को ड्रग तस्करी के आरोप में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई और उसे ग्वाडलजारा के पास स्थित उच्च सुरक्षा वाली पुएंते ग्रांडे जेल में रखा गया। हालांकि 2001 में गुज़मैन ने एक दुस्साहसिक तरीके से भागने की कोशिश की, जो किंवदंती बन गई। गुज़मैन की पहली जेल ब्रेक को अक्सर मेक्सिको की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। ये व्यापक रूप से बताया गया कि गुज़मैन ने अपनी विशाल संपत्ति का इस्तेमाल जेल अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया, जिससे उसे सलाखों के पीछे अपेक्षाकृत आराम की जिंदगी जीने का मौका मिला। समय के साथ गुज़मैन ने जेल कर्मचारियों के साथ संबंध बनाए और उनके सहयोग के बदले में उन्हें बड़ी रकम की पेशकश की। 19 जनवरी 2001 को गुज़मैन कई जेल गार्डों की सहायता से कपड़े धोने की गाड़ी में पुएंते ग्रांडे से भाग गया, जिन्हें दूसरी तरफ देखने के लिए रिश्वत दी गई थी। पुएंते ग्रांडे से गुज़मैन के भागने से एक दशक से ज्यादा की आज़ादी की शुरुआत हुई, जिस दौरान उसने सिनालोआ कार्टेल के संचालन का विस्तार करना जारी रखा। कई बार बाल बाल बचने के बावजूद मैक्सिकन अधिकारी उसे फिर से पकड़ने में असमर्थ रहे और गुज़मैन दुनिया के सबसे वांछित लोगों में से एक बन गया। पकड़ से बचने की उसकी क्षमता ने उसे एक पौराणिक दर्जा दिलाया। कई मैक्सिकन उसे रॉबिन हुड जैसा व्यक्ति मानते थे, जिसने सरकार और अधिकारियों की अवहेलना की। हालांकि गुज़मैन की किस्मत आखिरकार खत्म हो गई। फरवरी 2014 में कई सालों की कड़ी खोजबीन के बाद मैक्सिकन अधिकारियों ने आखिरकार उसे सिनालोआ के माज़ात्लान में एक कॉन्डोमिनियम में ट्रैक कर लिया। गुज़मैन को बिना किसी घटना के पकड़ लिया गया और एक बार फिर जेल भेज दिया गया, इस बार अधिकतम सुरक्षा वाले अल्टीप्लानो सुविधा में। हालांकि उसकी कैद अल्पकालिक थी। 11 जुलाई 2015 को गुज़मैन ने एक और उल्लेखनीय भागने की कोशिश की, इस बार 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से, जो उसके जेल सेल के नीचे खोदी गई थी। सुरंग में लाइट, वेंटिलेशन और पटरियों पर लगी मोटरसाइकिल लगी हुई थी, जिससे गुज़मैन किसी की नज़र में आए बिना भागने में सफल रहा। सुरंग से भागना मैक्सिकन सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी और इसने गुज़मैन की शक्ति और प्रभाव की सीमा को प्रदर्शित किया। भागने की योजना सावधानी पूर्वक बनाई गई थी और यह स्पष्ट था कि गुज़मैन को अंदर से मदद मिली थी। एक बार फिर
गुज़मैन मैक्सिकन ग्रामीण इलाकों में गायब हो गया, कई महीनों तक पकड़ से बचता रहा और सिनालोआ कार्टेल चलाता रहा। 2015 में जोआकिन गुज़मैन के जेल से दूसरी बार भागने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तलाशी अभियान शुरू हो गया, जिसमें मैक्सिकन अधिकारियों के साथ साथ अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन DEA ने उसे फिर से पकड़ने के लिए अथक प्रयास किए। गुज़मैन पर बहुत दबाव था और उसके लिए पकड़ से बच पाना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। महीनों की खोजबीन के बाद जनवरी 2016 में आखिरकार गुज़मैन को लॉस मोचिस सिनालोआ के एक घर में पाया गया। मैक्सिकन मरीन ने घर पर धावा बोला और एक संक्षिप्त गोलीबारी के बाद गुज़मैन को पकड़ लिया गया। इस बार मैक्सिकन अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने का दृढ़ निश्चय किया कि गुज़मैन फिर से भाग न पाए। उसे तुरंत अल्टीप्लानो वापस भेज दिया गया, वही जेल जहां से वह पिछले साल भागा था। 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के तीव्र दबाव के बाद गुज़मैन को ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से संबंधित आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था। न्यूयॉर्क में उनका मुकदमा हाल के दिनों में सबसे हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में से एक था। नवंबर 2018 से फरवरी 2019 तक चले मुकदमे के दौरान गुज़मैन पर सिनालोआ कार्टेल का नेता होने और संयुक्त राज्य अमेरिका में अरबों डॉलर की ड्रग्स की तस्करी के लिए जिम्मेदार एक आपराधिक उद्यम की देखरेख करने का आरोप लगाया गया था। फरवरी 2019 में जोआकिन गुज़मैन को सभी आरोपों में दोषी पाया गया। जुलाई 2019 में उसे पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही अतिरिक्त 30 साल की सजा सुनाई गई। गुज़मैन वर्तमान में फ्लोरेंस कोलोराडो में यूनाइटेड स्टेट्स पेनिटेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव मैक्सिमम फैसिलिटी ADMG में अपनी सजा काट रहा है। जोआकिन एल चैपो गुज़मैन का जीवन करीबी, महत्वाकांक्षा और वैश्विक ड्रग व्यापार के बीच के रिश्ते का सबूत है। सिनालोआ के ग्रामीण पहाड़ों में साधारण शुरुआत से आगे बढ़ते हुए गुज़मैन ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो महाद्वीपों तक फैला हुआ था और अरबों डॉलर जमा कर चुका था। उनकी कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक और अवैध उद्योगों में से एक में दुस्साहस, हिंसा और असाधारण सफलता की कहानी है। फिर भी गुज़मैन की सफलता एक भयानक कीमत पर आई। अंत में जोआकिन गुज़मैन की कहानी विरोधाभासों की कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास शक्ति और हिंसा दोनों थी, जिसने भय और प्रशंसा दोनों को प्रेरित किया और जिसका उत्थान और पतन आने वाली पीढ़ियों तक उसके शासन काल से प्रभावित लोगों को मोहित और परेशान करता रहेगा।